हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। वैसे बहुत बार जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि वर्क इज़ ए काइंड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अब हम इसी चीज़ को समझेंगे भी कि स्केलर है और इसकी डेफिनेशन क्या है। उन सब चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर के अंदर मैंने बताया था कि वर्क ऑब्टेन होता है स्केलर प्रोडक्ट से, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी कुछ उसी से रिलेटेड है। वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अगर कहें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें वर्क देता है। देखो यहाँ पे मैंने वर्क W जो लिखा है इस पर कोई एरो नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर। फोर्स पे एरो है और डिस्प्लेसमेंट पे भी एरो है, बीच में डॉट है। ये यहाँ पर ये दोनों वेक्टर है, बट इनका प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसे, अगर हम ओपन करें डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को, तो वर्क डन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इन दो जो वेक्टर्स थे इनके टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल होता है थीटा। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो कि एक ये ब्लॉक है m मास का, इसे यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन की फोर्स के कारण ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ x डायरेक्शन में। बेटा ये जो फोर्स है ना, ये किसी एंगल पे लग रहा है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हो रहा है हॉरिजेंटल में। हम अच्छे से जानते हैं अगर कोई एक वेक्टर किसी एंगल पे लगे तो उसके हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एंगल पे लगने का मतलब मैंने पहले भी समझाया हुआ है। एंगल पे लगने का मतलब है कि ये जो फोर्स है ये 0 डिग्री पे ना लग रहा हो, 90 डिग्री पे ना लग रहा हो और 180 डिग्री पे ना लग रहा हो, इनके अलावा किसी और एंगल पे लग रहा है तो उसे ऑब्लिक कहते हैं, या फिर मैं नॉर्मली लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि किसी एंगल पे लग रहा है। किसी एंगल पे लग रहा है मतलब इन तीन एंगल्स के अलावा, तो हम हमेशा उस वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम इससे इसका सेकंड कॉन्सेप्ट को, सेकंड फॉर्मूलेशन को भी समझ लेंगे कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सेकंड हमने जो पढ़ा है अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इधर से x डायरेक्शन का वर्क डन आ गया। अब इसी फोर्स के कारण y डायरेक्शन में क्या वर्क डन आएगा, देखो f साइन थीटा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो y में हो ही नहीं रहा है, 0 आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो जनरली हम इस फोर्स वाले केस को, इस वर्क वाले केस को एक इस तरह के फॉर्मूले में भी डिवाइड करते हैं, पढ़ना ज़रूरी है। किस तरह का फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है वही बात, समझ लो ये फोर्स का कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वो ये है एफ इंटू साइन कॉस एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनकी यूटिलिटी, ये तो बहुत मोस्टली यूज़ होता है, इनकी भी कुछ यूटिलिटी है, मतलब जहाँ पर जो चीज़ लेनी आसान होगी वो चीज़ वहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखेंगे कहाँ पर क्या चीज़ आसान होगी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात होगी। अब देखो ज़रा, हम यहाँ पर आगे कुछ पढ़ रहे हैं वर्क डन के कुछ टाइप्स। ठीक है, अब जनरली हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। इन चीज़ों के मतलब को समझेंगे हम। पॉजिटिव नेगेटिव इज़ नॉट एट ऑल शोइंग द डायरेक्शन। अगर स्केलर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चीज़ है तो वो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन के केस में होगा एनर्जी देने और एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से निकालने से। ठीक है, थोड़ा समझेंगे इसे थोड़ा डिटेल में, अभी रुकिए। ओके,
तो वो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क, इन तीन चीज़ों को मैं थोड़ा आगे डील करूँगा, आपको समझाऊँगा। अभी ज़रा एक चीज़ को समझते हैं। अगर ये कुछ स्पेशल केस टाइप से आप समझ सकते हो, है ना। स्पेशल केस नहीं, कुछ जनरल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस हैं। स्पेशल नहीं है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस। सो दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड केसेस। आप ऐसा इसे कंसिडर कर सकते हो कि ज़्यादातर ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। दीज आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस। कौन से हैं ये? अगर फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो है वो इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। देखो ये दोनों केसेस में जो डायरेक्शन सेम है, मतलब एरोज आर इन सेम डायरेक्शन, दीज आर पैरेलल और ओवरलैपिंग। दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। पैरेलल हो चाहे ओवरलैप हो, थीटा को जीरो लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये दोनों की टेल टच नहीं हो रही। इसे पैरेलल शिफ्ट करो, या तो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलली शिफ्ट करके फोर्स से कनेक्ट कर दो, फोर्स की टेल से जोड़ दो, ठीक है। अगर इसकी टेल को ए कहूँ, इसकी टेल को बी कहूँ, ये वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है। या फिर फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करके डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर दो, तो एंगल 0 डिग्री मिलेगा। 0 मिलेगा तो एफ एस आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं आगे समझाऊंगा। वर्क डन बोलते हुए वो फोर्स को स्पेसिफाई करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी एक ऑब्जेक्ट पर एट ए टाइम एक ही फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता, उसके ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में ना आपको ये मेंशन करके देगा कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क आ रहा है, ये कैलकुलेट करो। या फिर ये कहेगा कैलकुलेट द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अब नेट वर्क डन बोल रहा है तो उस पर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबको सोचना है, फिर उनके कारण आने वाले वर्क डन को निकालना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि ये केस में टेबल पर रखी हुई जो ये मास है, इस पर ये आपने फोर्स लगाया, तो जो यहाँ हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस फॉर्मूले को जो लगा रहे हैं एफ एस कॉस थीटा, ये सिर्फ इस फोर्स के कारण है। इसी समय इसी ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसका वर्क डन हमने नहीं निकाला। तो क्वेश्चन जब तक अधूरा है जब तक कि वो ये नहीं बोल रहा है कि किस फोर्स के कारण। इफ़ दे आर नॉट मेंशनिंग एनी फोर्स, इसका मतलब है वो नेट फोर्स निकालने को, नेट वर्क डन निकालने को कह रहे हैं। अगला फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो केस है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, आप देख रहे हो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इसकी टेल से जोड़ूंगा तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। फॉर 180 डिग्री आपका कॉस जो होता है -1 होता है। इन फ्रीक्वेंट केसेस को याद रख लें आप ना। डायरेक्टली जब देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मल्टीप्लाई बाहर माइनस साइन लगा सकते हो। शुरुआत में चाहे आप ग्रेजुअली इन फॉर्मूले को लगा के अप्लाई करें, बाद में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 होगा, वो 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव एफ एस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ एस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ। बोल दे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आप इसे मूव करा रहे हो, फ्रिक्शन का फोर्स तो अपोजिट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रहा है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये बॉडी मूव कर पा रही है और डिस्प्लेस कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। बट फ्रिक्शन का फोर्स जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो तो इस पर लगता ही रहेगा, हमेशा ही लगता रहेगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, बिल्कुल यही केस हो गया, ठीक है। इस केस को हम नेगेटिव वर्क डन के केस में कहते हैं। समझेंगे नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल न्यूमेरिकली इसमें दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास ऑफ 10 kg। देखो स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन में किस फोर्स के कारण वर्क कैलकुलेट करना है। व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस, मतलब जब कोई एक बॉडी इतने मीटर से डिस्प्लेस हुई, उस दौरान एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया और आपके फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है
तो डेफिनेटली अब डिस्प्लेस हुआ है, एक लॉजिकली बात करो, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, डिस्प्लेस करा तो मूव तो किया होगा ना, तो सीधी सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू इंटू एन। तो आपको हल्का सा वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो हमने इससे पिछले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स के लिए कैलकुलेट करना चाहा तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो हम सीधा उनकी वैल्यू रखे, कॉस 0 होगा। अभी आपको याद ही है, थोड़ी देर पहले बताया था फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस, तो ये सेम डायरेक्शन में आप शुरुआत में एंगल सब चीज़ पुट करते चलें, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पुट करा, ये आया आपका पॉजिटिव में 250 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे रहा है। जब वर्क डन पॉजिटिव आता है तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो उसको एनर्जी, और कितनी एनर्जी, 250 जूल। ज़रा थोड़ा सा दिमाग से सोचें, हमने दो चीज़ें बहुत छोटी छोटी पढ़ी हैं, एक एनर्जी ड्यू टू मोशन, एक एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन मतलब वेलोसिटी, काइनेटिक। पहले ये ब्लॉक जो है रुका हुआ होगा तो इसके पास क्या मोशन के कारण कोई एनर्जी होगी, नहीं होगी। इस फोर्स के लगने के कारण ये जो ब्लॉक 10 kg का है ये मूव करने लग गया, मूव करने के वजह से मोशन आया, मोशन आया तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। ये थी नहीं, किसने दी, अप्लाई किए गए फोर्स ने दी। तो एनर्जी क्या हुई इसकी, आपने इसे दी है, एडिशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। Removal of energy by the applied force it means that नेगेटिव वर्क डन। आगे जगह अगले में आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे इसे एफ लिमिटिंग लिख दीजिए, चाहे काइनेटिक लिख दीजिए, वैसे काइनेटिक कहना ज़्यादा बेटर होगा। एफ के मोशन में आ गया है तो काइनेटिक के बराबर होगा, ठीक है। तो म्यू इंटू एन इज़ व्हाट, नॉर्मल फोर्स। थोड़ा रिकैप करें, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होगा इसका याद करके देखें, FBD बनाओ अगर याद नहीं है तो। चलो, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, और क्योंकि इसका कांटेक्ट इस टेबल से यहाँ पर हो रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। इस y डायरेक्शन के प्लेन में किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 0। सो व्हाट इज n इक्वल्स टू m इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू m इंटू जी। अब कैलकुलेट कर लीजिए, हाउ मच मास, 10 kg, जी इज़ हाउ मच, 10, तो नॉर्मल रिएक्शन तो मिल गया। अब आ गया है यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करना, म्यू की वैल्यू पुट करी 0.1 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई एफ, ठीक है। ये -1 मैंने उधर से ऐसे ही कॉस की वैल्यू को डायरेक्टली जो यहाँ लिखी थी इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। कॉस 180 -1 होता है ना, उस -1 को पहले लिख दिया, सारी वैल्यू लिखी। फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ -50 जूल्स। अब ये -50 का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से हमने 50 जूल की एनर्जी निकाल ली है। किसने निकाली, ये फोर्स ने। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इस फोर्स ने जितनी एनर्जी दी थी ना उसमें से 50 जूल्स की एनर्जी फ्रिक्शन का फोर्स क्या कर रहा है, उससे खींच ले रहा है ऑब्जेक्ट से। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, जितने फोर्सेस इस पे आपने भी देखे उनका सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ कोई बच्चा कहेगा सर ग्रेविटी नहीं यूज़ करी, क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही है। आगे देख लो 2 मिनट में, 2 मिनट और है, ये रही आपकी ग्रेविटी। मैंने कहा फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस में 3 केसेस, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 180 एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के केस को देखिए, एफ एस कॉस 90। मुझे इनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कॉस 90 0 होता है। तो कॉस 90 0 है तो उस वजह से ये पीछे वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 होगा, चाहे आप फोर्स लगाए जाओ वर्क डन 0 होगा। आप समझ रहे इसे, इधर बात करते देखो। एक्चुअली इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। क्या हमारा इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो इसके कारण वर्क नहीं हो पा रहा। इसके किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में हो पा रहा है, नहीं हो, क्योंकि इसका कंपोनेंट भी अगर एक्स में लोगे तो 0 आएगा। mg का कंपोनेंट एक्स में लोगे तो mg cos 90 0 आएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा उस डायरेक्शन में, थोड़ी बात समझ के देखिए। जैसे मैंने यहाँ कंपोनेंट वाला एक फॉर्मूला पढ़ाया है,
ठीक है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहूँ F इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर इधर ले भी लोगे, डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, जो इन्होंने 5 मीटर बताया, 5 मीटर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना चाह रहे हो, एंगल कितना है 90। जैसे हमने पढ़ा था ना, एंगल हम इस डायरेक्शन को रेफरेंस मान लिया, इस एस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इसमें लेना चाह रहा हूँ, तो एस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, मतलब इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं। सिमिलरली इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ही नहीं, इसीलिए हम इतना जान पा रहे हैं कि अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 है तो वर्क डन जीरो होगा। फ्रिक्वेंटली केसेस हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीज आर द वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड केसेस, अच्छे से इन्हें मेमोराइज रखें, ठीक। आगे चलते हैं। इन द लास्ट क्वेश्चन, जो पीछे क्वेश्चन दिया था, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल फोर्स, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो नॉर्मल के बारे में मैंने हल्का सा, ग्रेविटेशन के बारे में हल्का सा आइडिया पीछे दे दिया आपको ना। इन फ्रीक्वेंट केसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो mg डाउनवर्ड है और हमें पता है नॉर्मल जस्ट वर्टिकली अपवर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट पिछले केस में राइट में 5 मीटर था, यहाँ मैंने 50 मीटर कर दिया है, कोई बात नहीं, आप चाहे 5 से करो चाहे 50 से करो। देख क्या पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। हम पॉजिटिव एक्स कहें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एंगल होगा 90। जब एंगल 90 है तो ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर पाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो वर्क डन हो। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स के साथ भी तो है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई, ये एफबीडी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये फोर्स के कारण वर्क डन देखना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में यहाँ हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो नॉर्मल फोर्स के कारण जो वर्क डन आ रहा है वो भी होगा जीरो, टोटल वर्क डन भी जीरो, ठीक है। अब ज़रा एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का कोई एक वेज दिया हुआ है, ये जो वेज है इसका जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जिसे हम स्लाइडिंग प्लेन कह सकते हैं, जिसके ऊपर मास स्लाइड कर सकता है, ठीक है, वो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। अब पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले एक बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन पे देख लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेविटी को पहले देख लो, मैं एक बार नॉर्मल रिएक्शन पे पहले देख लेता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड। अब एक बात बताओ, ये मास ऐसे इस वेज के अंदर तो घुस ही नहीं सकता, इस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने अगर इसको स्मूथ बोल दिया, चलो भाई फॉर स्मूथ सरफेस, तो मतलब डेफिनेटली मूव करेगा। अगर कोई एक फोर्स इस प्लेन के पैरेलली लगे तो डेफिनेटली मूव करेगा। तो ज़रा उसको देखेंगे। इन्होंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिखाया, बट वेट जो है वो आपको पता है इसके कंपोनेंट बनेंगे, हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत बार। अगर ये वेट है फॉर द इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, mg आपका जो कंपोनेंट बनेगा वो देखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, उसको देखना पड़ेगा। तो याद करो हमने इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन किए थे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन mg कॉस थीटा। अगर वो सब कुछ याद आना चाहिए वैसे आप सबको, कि एक चीज़ को हम बार बार पढ़ाएंगे, देखो पुरानी चीज़ रिवाइज़ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार मैं हल्का सा रिवाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, तो ये जो लगेगा ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 डिग्री, ये थीटा, तो यहाँ वाला एंगल cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो गया। तो आप क्या ले सकते हो इसका अब अगर ये cos 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये, mg वेक्टर ये, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल पता है, ठीक है, इसको पुट कर दीजिए fs cos थीटा में। मैंने 3 मेथड बताए थे, एक तो फॉर्मूला, एक कंपोनेंट वाला मेथड, ठीक है। कंपोनेंट वाला मेथड इसको यहाँ पर इसीलिए बताऊँगा ताकि उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा
इनके साथ ही सीख लें। एफ़ की वैल्यू mg, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस ब्लॉक का पूरे के पूरा l होगा, जितना इसकी लेंथ हमने l दी हुई है l। cos 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू कैसे चेक करी जाती है, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, क्वाड्रेंट रूल था। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ये कितने तक, 90 से कम के एंगल, 0 से 90 डिग्री के एंगल तक ऐसी कंडीशन होती है। सेकंड में साइन और साइन का इन्वर्स, मतलब साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। कहा था ऑल स्टूडेंट, हम साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, टेक कॉफ़ी, ये रूल था। ये आप लोग थोड़ा सा पीछे के आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो देखिए 90 माइनस थीटा, मतलब अगर ये इसमें से एक हल्का से डिग्री का एंगल भी सब्ट्रैक्ट होता है तो फर्स्ट में आता है, और 90 तक भी हम फर्स्ट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री तो स्पेसिफिक है, वो तो 0 हो जाएगा। 90 माइनस थीटा है, 90 से कुछ भी हुआ तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर जो है इसको देखा, cos 90 माइनस थीटा देखते हैं, यहाँ पर हम एक साइन लगा देंगे पहले तो पॉजिटिव, फिर इसका कैलकुलेशन। अगर 90 होता है तो cos बदल जाता है साइन में और जो आगे एंगल लिखा है, ठीक है। अगर 180 होता है तो जो भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर 90 है या 270 है तो यहाँ जो लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 180 या फिर 360 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है वही रहता है। ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना। एक बार हल्का सा दोबारा से 2-3 चीज़ें बता दूं। अगर 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा है, तो केस होता है साइन थीटा कन्वर्ट्स इनटू कॉस थीटा और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हो और भी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइन एंड कॉस का। 10 का कॉट में हो जाता है, ठीक है, कॉट का 10 में हो जाता है। आगे चलते हैं इससे। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड ये कहता है कि आप फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये रहा आपका फोर्स, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ इस डायरेक्शन में तो ये है फोर्स, और ये जो डायरेक्शन है जिसे हम रेफरेंस एक्सिस कहेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस की डायरेक्शन में लेना है अगर आपको कंपोनेंट, तो याद करें, ठीक है। क्या बताया था मैंने, जिसका कंपोनेंट लेना है मल्टीप्लाई बाय कॉस एंगल विद द रेफरेंस एक्सिस 90 माइनस थीटा। कितना हो गया ये फोर्स, mg साइन थीटा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, अब ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट l मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, साइन लगा दें माइनस, वो सारा 180 डिग्री का केस का है। इसे थर्ड मेथड से कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये था डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने जाऊँ, मतलब ये रेफरेंस एक्सिस हो गई, फिर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाता है उसे रेफरेंस एक्सिस मानते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो एस का कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जो आएगा वो बनेगा एस कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा, एस की जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट तो टोटल एल है, तो हो गया एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स, फोर्स और ये सेम डायरेक्शन में आ गए तो फोर्स की वैल्यू एफ। आंसर तीनों केसेस से सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ी देर में आते हैं, आई थिंक अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस हम बाद में समझ लेंगे इसके। देखिएगा ज़रा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, लेकिन अभी तो हमने एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिया। आगे हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी कॉन्सेप्ट का। वो एनर्जी कॉन्सेप्ट तो जब यूज़ होगा जब आपको ना वेलोसिटी और हाइट दो चीज़ें दी हों, ठीक। यहाँ ज़रा देखते हैं उस अप्रोच को, जब वहाँ
न्यूमेरिकल होगा तो क्या गिवन डेटा होता है जब वो अप्रोच यूज़ हो सकती है, वो बताऊंगा। जैसे देखो ये क्या है कि ये एक आपका एक बाउल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। इसके बॉटम पर एक मास रखा हुआ है m, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। इस पर आप इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, इस फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलने वाली, मतलब आपको फोर्स ऐसे ही लगाना है। अब क्योंकि ये जो बाउल का सरफेस है ये इसे इसकी डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, वो अपने सरफेस पर उसे गाइड करेगा, जैसा कि वो वेज जो गाइड करता है ना, उस तरीके से ये भी गाइड करेगा, लेकिन इसे कर्व सरफेस पर गाइड करेगा, यहाँ तक यहाँ ले जाएगा। लेकिन याद रखो वर्क डन में ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, पाथ नहीं होता। तो ये यहाँ से यहाँ जो पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक। अब एक छोटी सी बात को एकदम क्लियरली समझ लो बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस जगह पर इस वाले रेडियस के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, मतलब मैं इसको साइड में बनाता हूँ। यहाँ पर मास m है, ये यहाँ से मान लो इस किसी पोजीशन पे पहुँच गया। देखिए ये तो इसका क्या है सरकमफरेंस, तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। व्हाट इज़ रेडियस? इट इज़ अ लाइन कनेक्टिंग, ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर विद द पॉइंट ऑन सरकमफरेंस। सरकमफरेंस पे जो भी पॉइंट होगा उससे कनेक्ट करोगे तो वो रेडियस ही होगा। अब बात है ये थी इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो ये एंगल तो थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। इसे 90 डिग्री मत मान लेना, ये है भी नहीं 90 डिग्री। कारण क्या है कि 90 जब होती है, आपने मैथ्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट तो वो लाइन होगी जो इसे यहाँ एक पॉइंट पे टच करे, अरे ये वाली लाइन तो इसे यहाँ भी टच करेगी और यहाँ भी कट करेगी सर्कल को 2 पॉइंट पे। तो ये बात कंफर्म है कि ये लाइन टेंजेंट नहीं है। ये टेंजेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ एंगल 90 नहीं बनेगा। इस पर इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ 2 मिनट में समझ में आएगा। फोर्स इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल नहीं पता, ठीक है। अब इसके बीच का जब मुझे एंगल ही नहीं पता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जिससे कि मुझे ये एंगल मिल जाए। ये पता है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो अब मैं ये एंगल अगर निकाल पाता तो मैं कुछ कर पाता, इस डिस्प्लेसमेंट का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालता, ठीक है। अब बात यह आ गई कि अगर मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता तो कुछ और तरीके से सोचो कि एक्चुअल में इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनली पोजीशन यहाँ पहुँच गई, तो इसका कंपोनेंट तो ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में। वो क्या होगा, एक्चुअली ये है s, ठीक। इसका कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में जो होगा वो होगा ये वाला। अब ये चाहे आप इस वाले ट्रायंगल से निकालने की कोशिश करो चाहे इधर वाले ट्रायंगल से, एस इज़ अननोन क्वांटिटी, आर जो भी ये देगा, आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, वो एक तरह का नोन डेटा होगा, तो हम आर की टर्म में निकाल लें वो बेटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, अगर मैं यहाँ से इस लाइन को पीछे की तरफ खींचूँ, एक्चुअली बात यह है ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये क्या थी वर्टिकल लाइन, तो ये इसे अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो 90 डिग्री बनेगा। एक्चुअली ये वाला भी इधर पे तो 90 बना रहा है कंप्लीट, ये इतना तो 90 है, लेकिन ये एंगल मिले जब भी तो मैं इसे 90 माइनस थीटा मानूँ, ये एंगल है नहीं हमारे पास, तो हमने इस फोर्स को पीछे एक्सटेंड करा, वी गेट ए 90 डिग्री एंगल हियर, ये है आपका थीटा। तो आपको पता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका थीटा, ये 90 डिग्री, ये आर, ये जो है ये होगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इसके इक्वल ही होगा ना, ये है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होगा, क्योंकि अभी जो फाइनली यहाँ पर फोर्स ये लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होगा। अब इसे हम इस वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे तो नोन टर्म्स में आएगा। नोन टर्म मतलब रेडियस, और थीटा हमें दिया हुआ है, ये एस तो हमने एज्यूम करा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। एक वेरिएबल दिया है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, ये थीटा और ये आर,
राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी दो टर्म मिल जाए, एक एंगल और एक साइड, आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ये हो गया उसके, देखो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आपको निकालना है। रेडियस आपको नोन है, थीटा नोन है, मतलब ये रेडियस जो है ये हाइपोटेनियस होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस कितना है आर साइन थीटा, मिल गया कंपोनेंट आर साइन थीटा। इस डायरेक्शन में ही होगा, एरो के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स इंटू आर साइन थीटा जो कि कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुट किया तो आपका आंसर आया वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ये ज़्यादा इजी होगा। फोर्स का कंपोनेंट लेने के लिए हमें ये एंगल नहीं मिल पा रहा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना था वो भी इस ट्रायंगल से नहीं मिल पाया, लेकिन पता ये इस लेंथ के बराबर होगा तो हमने उसे इधर वाले ट्रायंगल से निकाल लिया। ये बेसिक सी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, देखिए एग्जाम्पल दिया है मास पुली सिस्टम का, 1 kg 2 kg बोथ द मासेस आर हैंगिंग फ्रॉम अ पुली, ठीक है। इसे एटवुड मशीन भी कहा जाता है। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास एंड टेंशन फोर्स ऑन ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। अगर ये 3 kg 3 मीटर नीचे डिस्प्लेस कर जाता है, मतलब ये इसकी पोजीशन थी, इस पोजीशन से ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे करता है, तो ये बात समझ में आता है कि ये नीचे जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही ये ऊपर डिस्प्लेस कर जाएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg हम निकाल सकते हैं। 2 kg के केस में देखें तो फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप चाहे तो इसे सीधा लिख सकते हो, नहीं तो आप cos 0 डिग्री लगा सकते हो। बोथ आर पैरेलल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, cos 0 होंगे। बोथ आर एग्जैक्टली इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम इनके बीच के एंगल को 0, वो फ्रीक्वेंट यूज़ वाला केस है, एफ एस cos 0, एफ पता है 2g, डिस्प्लेसमेंट है 3, पॉजिटिव 60। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, इस केस में ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बढ़ा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एनर्जी दे रहा है। अगर 1 kg की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपका ये जो 1 kg का मास अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इसे रोकना चाह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण cos 180 लगेगा, एफ एस cos 180 जो कि नेगेटिव होता है। फ्रीक्वेंट यूज़ वाले केस को याद करें, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो f मल्टीप्लाई s बाहर साइन माइनस, अगर f और s सेम डायरेक्शन में तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाहर साइन प्लस, 90 तो सीधा आंसर 0। 3 फ्रीक्वेंट केसेस बताए थे, आप जनरल वे में भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट बाहर साइन माइनस, क्योंकि cos 180 बनेगा एंगल, माइनस का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट से ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 30 जूल की एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब टेंशन का फोर्स देखना है, टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हम पीछे वाले केसेस में सारे चेक कर चुके हैं, ठीक है। वर्क डन हमें निकालने से पहले फोर्स पता करना है, फोर्स का तरीका हमने पहले देखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, और अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमने ये वाला तरीका लगा सकते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन नेट मास, ठीक, आप लगा सकते हो इसे। नहीं तो एक काम कर लीजिए, इसे ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आप जैसे हम पीछे सॉल्व करते आ रहे थे वैसे कर सकते हो। ओपन करने का तरीका आपको सिखाया हुआ है, एक बार दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ। इन दोनों को ओपन करके हॉरिजेंटल प्लेन में ले आइए। तो ये अगर मैं ओपन करके हॉरिजेंटल प्लेन में लाऊंगा तो ये वाला जो फोर्स है इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे रहते हुए क्या बन जाएगी, डायरेक्शन जैसे इसको ऐसे मूव करूँगा तो ये वाला फोर्स राइट में एक्ट करने लगेगा, तो आप 2g को राइट में लगाओगे, ठीक है। वर्क की बात नहीं, अभी फोर्स ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1g की अगर बात करें, 1g जो फोर्स है वो लेफ़्ट में लगेगा और एक्सेलरेशन
आपका अगर इधर से भी देखें तो ऐसे अगर इसे ओपन कर रहे हो तो फोर्स राइट में आ रहा है, एक्सेलरेशन भी राइट में आ रहा है। इसे इस तरफ ओपन कर रहे हो, फोर्स लेफ्ट में आ रहा है 1g का, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये राइट में आ रही है। तो देखो एक्सेलरेशन ओवरऑल यहाँ आ रही है। बात है हमें निकालना टेंशन है, लेकिन टेंशन जब तक नहीं निकल सकता, इंटरनल फोर्स जब तक नहीं निकल सकते जब तक कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ना निकले। इन दोनों को एक साथ सिस्टम मान लीजिए और वो जो हमने तरीका लगाया था वो अप्लाई कर दीजिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्स। अब मैंने इसे एक्स डायरेक्शन में ओपन कर लिया तो एक्स में आ गया, एक्स के लिए लगा दोगे, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव जी, लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों को एक साथ सिस्टम माना है। अगर बीच का टेंशन फोर्स लेना भी चाहोगे तो कैंसिल होगा, इसलिए इंटरनल फोर्स को इस पर नहीं बनाना, यहाँ हम नेट एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं। टेंशन इज़ एन इंटरनल फोर्स, पेयर में आता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, कैंसिल हो ही जाएगा। टोटल मास ऑफ द सिस्टम जिसका मैंने FBD बनाया है वो 1 + 2 दैट इज़ 3 × A। ये हो गया G इज़ इक्वल टू 3A, A की वैल्यू G/3, बेटा बहुत बार पहले पढ़ा हुआ है। अब आपको अगर किसी भी टेंशन की वैल्यू चाहिए तो किसी एक का FBD बना लीजिए। जैसे इसका हमने FBD बनाया हुआ है, 1G नीचे, टेंशन ऊपर, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। टेंशन की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव, इक्वल्स टू m × A। मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन G/3, पुट करें, टेंशन की वैल्यू आ गई। तो टेंशन के कारण आने वाला आपका वर्क डन देख लीजिए 1 kg पे कितना आएगा। वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 1 kg, टेंशन इंटू S इंटू कॉस थीटा। टेंशन की वैल्यू 4G/3 × 3m। अब देखो कॉस, टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, 0 डिग्री, तो ये वैल्यू आएगी 40 जूल्स की। 2 kg पे देखिए, टेंशन इज़ अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज़ डाउनवर्ड, ठीक है। 180 मतलब एंगल 180 हो गया, वही स्पेसिफिक केस है, ठीक है। तो TS cos 180 माइनस में आएगा, टेंशन के कारण नेटवर्क 0 आएगा, ठीक है। नेटवर्क बाय द इंटरनल फोर्सेस कम्स आउट टू बी 0, मतलब वो सेम पेयर का अलग अलग स्ट्रिंग के कारण नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ हम समझ लिए फॉर ए सेम स्ट्रिंग नेटवर्क बाय द टेंशन फोर्स इज 0। फॉर सेम स्ट्रिंग बदल रही है तो आप एक टेंशन का फोर्स उसका ले रहे हो और एक टेंशन का फोर्स इस वाली स्ट्रिंग का ले रहे हो, तो वो 0 थोड़ी होंगे, ठीक है। अब समझते हैं अगली टर्म को, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। इतने को आज समझ लेते हैं। देखो मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब जो एंगल है वो 180 से कम हो। 180 से कम मतलब 0 भी हो और 180 से कम हो। 0 से लेके 180 के बीच में उन सभी एंगल को हम एक्यूट मानते हैं। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है कि द फोर्स इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, वो उसको एनर्जी दे रहा है, तो उस बॉडी की एनर्जी को वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में आए, इसमें 180 इंक्लूड किया जाएगा, है ना, मतलब एंगल ऑब्ट्यूस है, तो आपका कॉस थीटा नेगेटिव आता है इस पूरे केस के लिए। 90 से बड़े एंगल और 180 तक के जितनी वैल्यू उनमें कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है जो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी एनर्जी रिमूव कर रहा है, तो मतलब एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है। इतनी चीज़ समझिए। अब वर्क डन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया जाने लगे तो कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, समझ लेते हैं। देखो हमने वेक्टर्स में पढ़ी हुई हैं चीज़ें, जैसे फोर्स आपको एक इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें ये पूछा जाए व्हाट इज़, ये किस तरह का वेक्टर है, तो कहा जाएगा 3 डायमेंशन, क्योंकि I, J और K तीनों डायरेक्शन दी हुई हैं, तो ये 3 डायमेंशन का वेक्टर है। सेकंड, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इतना, वाई में इतना और जेड में इतना है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज़ वर्क डन, F.S होता है। S क्या होता है वो कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है उसे कैसे निकालें। तो देखिए बेटा, इधर पे हम S की जगह कई बार R भी यूज़ कर लेते हैं। R भी क्या है, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर होता है एक्चुअली, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होता है, ये एक बार मैंने पीछे बताया हुआ है। जैसे देखो इसका मुझे, ये क्या हो गई x1, ये हो गई y1 और ये हो गया z1। सिमिलरली ये हो गया x2,
ये हो गया y2 और ये हो गया z2। ठीक है, अब एक्चुअली इसे r जो है वो कहा जाता है r2 माइनस r1। ये हमारा r2 होगा, ये हमारा r1 होगा। इस पूरे पोजीशन वेक्टर को ऐसे कहा जाता है। अगर मैं r1 बनाना चाहूँ तो जैसे ये लिखा है 2i प्लस जे प्लस 0k, r2 इज़ 3i प्लस 4j प्लस 2k। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन r2 माइनस r1 फाइनल माइनस इनिशियल किया जाएगा तो ये वेक्टर मिलेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, यू विल गेट द वर्क। मतलब इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो है पोजीशंस हैं, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनली ये पोजीशन शो कर रहा है, इनिशियली ये था। ठीक है, आप इसे एक स्टेप में भी कर सकते हो। इन दोनों का सब फाइनल माइनस इनिशियल कितना, मैग्नीट्यूड 1, तो 1i, फाइनल माइनस इनिशियल 3j, फाइनल माइनस इनिशियल 2k। नहीं तो एक वेक्टर को बनाया, दूसरे वेक्टर को बनाया और r होता है r2 माइनस r1, पुट कर दीजिए। देन इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i वाली टर्म i से मल्टीप्लाई, j वाली j से और k वाली k से। जो आंसर आएगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो भी फोर्स लग रहा है ये जिसे वेक्टर फॉर्म में दिया है, इट इज़ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इफ़ द टू वेक्टर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, एंड इट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द नेटवर्क। कुछ नहीं, आपका देखो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया। ठीक, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। अब देखो ये दोनों वेक्टर इस बॉडी पे लग रहे हैं, इन दोनों के कारण निकालना है तो हम वर्क डन को कह सकते हैं कि नेट वर्क है। एक फोर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज़्यादा है तो नेट वर्क निकालना है। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का एडिशन, वेक्टर में ऐड करना है, ऐड इजीली हो जाएंगे। तो ये नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया नेट वर्क डन। आई थिंक इतना ही हम आज करेंगे, रिमेनिंग आगे की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को अभी नहीं करवा रहा हूँ, उसे लेवल 2 में डालूँगा। हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये लास्ट के कुछ टॉपिक हैं, इनको आसान से देखिएगा, इनके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी करूँगा।